आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 3, जिसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड्स के बारे में। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बट देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस के लेक्चर आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आज की वीडियो की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे अपने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से आज देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, तो देखो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख रखा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेंगे। तो आप लोग को पता है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर होता है। ठीक है, यानी हमारी पूरी बॉडी में 70% तक का पानी होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो पानी मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोग अपनी बॉडी को मान लो काटें तो हमारे बॉडी से पानी तो निकलेगा नहीं, है ना। पानी कैसा होता है, पानी कह सकते हो आप कलरलेस होता है, ब्लू कलर का होता है थोड़ा सा। बट हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है, तो ठीक है, तो उसमें जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर का जो कंपोजिशन है तो उसको हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, सिंपल है, समझ गए होगे। तो यहाँ पे बात करें एक एवरेज एडल्ट की, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कोई 20 साल का कोई नवयुवक है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारी बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन होता है वो 55 to 60% तक का होता है। यानी अगर सिंपली बात करें, मान लो अगर कोई बंदा है वो 50 किलो का है तो उसके अंदर 30 से 40 किलो तक का सिर्फ पानी होता है। ठीक है, यानी हमारा बॉडी फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, वो दो मेजर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड पोर्शन है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है। पहला होता है इंट्रा सेल्यूलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। देखो नाम से ही, इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। तो जो फ्लूइड हमारा सेल के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड हमारा सेल के बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर बहुत कम होता है। यहाँ पे देखो इस चार्ट से आप लोग जो है थोड़ा सा समझ सकते हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो जैसे हमारा मान लो जैसे हमारा टोटल बॉडी वेट है तो उसमें हमारा 40% तक की बाकी चीज़ें होती हैं और 60% हमारा क्या होता है, 60% होता है हमारा बॉडी फ्लूइड। अब इस 60% में भी आप लोग ध्यान से देखना, 2/3 होता है हमारा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यानी कि हमारा जो है आप कह सकते हो कि 40% तक का जो है हमारा इंट्रा सेल्यूलर होता है और बचा 20% हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। देखो इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है, यानी हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है। देखो सेल के अंदर यार, जैसे हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से लेके हमारी सेल मेम्ब्रेन तक के बीच का पोर्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है, याद होनी चाहिए आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी हमारा फ्लूइड पोर्शन है वो होता है हमारा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्लूइड हमारा सेल के अंदर ही होता है। अब बचा हमारा जो 1/3 पार्ट है वो होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हमारा दो तरीके से होता है। पहला होता है हमारा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है। जैसे हमारी टिश्यू होती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, तो टिश्यू के अंदर हमारी बहुत सारी सेल्स होती है ना, जैसे हमारी एक दो बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो ये दो सेल है, दो सेल, इसके बीच में जो फ्लूइड हमारा प्रेजेंट है वो होता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बचा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। यानी हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी देखो हमारा 80% जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और बचा 20% हमारा प्लाज्मा होता है। तो फाइनली अब हम लोग आते हैं अपने आज की वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा होने वाला है ब्लड। अब देखो यहाँ से हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं, अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो आपको पूरा का पूरा लिख के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लड हमारा क्या होता है, एक टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब देखो यार, ब्लड के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, आप सबको पता है यार, ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ब्लड का हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, मतलब ब्लड हमारी बॉडी में करता क्या है, तो आप लोगों को पता है कि हमें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो है बाहर मतलब निकालते हैं।
तो यहाँ पे जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, यानी कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, जैसे आप ऑक्सीजन को गैस की फॉर्म में अंदर ले रहे हो, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सारे पार्ट तक पहुँचता कैसे है? पहुँचता है हमारा ब्लड के थ्रू, ठीक है। यानी हमारा जो ऑक्सीजन हम लोग जब इनहेल करते हैं तो वो हमारा ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। और उसके बाद CO2 भी हमारा जो है ब्लड के थ्रू ही बाहर होता है। इसको हम लोग अपने हार्ट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ब्लड में हमारा बेसिकली दो एलिमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो ब्लड सेल्स। अभी इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो जो हमारा ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारा सर्कुलेट कैसे होता है? तो सर्कुलेट होता है हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग को पता है यार, ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड जो है फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल्स हमारी कुछ इस टाइप की होती है, जैसे हमारा एक पाइप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप में ही हमारा यहाँ पे ब्लड जो है फ्लो होता है। तो ये जो पाइप है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो हिमेटोलॉजी हमारी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, यानी ब्लड और उसके फॉर्मिंग टिश्यू, और यहाँ पे ब्लड की कमी से होने वाले जो भी डिसऑर्डर्स हैं या फिर कुछ भी डिसऑर्डर है जो ब्लड से रिलेटेड है, उस सबको हम लोग यहाँ पे हिमेटोलॉजी हमारी एक ब्रांच होती है उसके अंदर में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ब्लड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा जो है गाढ़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डेंसर और मोर विस्कस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वाटर की, तो वाटर आप लोग को पता है पानी हमारा बहुत पतला सा होता है, लेकिन जो हमारा ब्लड है वो इतना पतला नहीं होता है। मतलब आप लोग को पता होगा यार, अगर कभी चोट वगैरह लगी हो तो ब्लड हमारा चिपचिपा सा होता है ना, थोड़ा मतलब गाढ़ा टाइप का होता है। और उसके बाद जो इसका मतलब ये थोड़ा सा मतलब अल्कलाइन पीएच रेंज में होता है, यानी इसका पीएच जो है होता है 7.32 से मतलब अप्रॉक्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारे ब्लड का टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से सुनना, जो हमारे ब्लड का कलर है वो तो आपको पता है रेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका कलर है वो उसके ऑक्सीजन कंटेंट के साथ जो है वेरी करता है। यानी देखो, अगर मान लो हमारा जो ब्लड है अगर उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो हमारा ब्लड जो है ब्राइट रेड यानी चमकता हुआ लाल रहता है, ठीक है। और अगर हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है गाढ़ा लाल होता है, ठीक है, यानी डार्क रेड होता है। अगर ऑक्सीजन है तो ब्राइट रेड, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो डार्क रेड, ठीक है, बहुत गाढ़ा लाल और बहुत चमकदार लाल। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे मेल्स में, तो जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है वो होता है 5 से 6 लीटर तक का, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर हमारे ब्लड का वॉल्यूम होता है 4 to 5 लीटर। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है फंक्शंस ऑफ ब्लड की, तो इसका सबसे मेजर फंक्शन तो हमारा वही होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद बात करें तो ये हमारे जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक वेस्टेज के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करने का काम करता है, वाटर बैलेंस करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड के अंदर होती हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अभी हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो जो हमारी WBC होती है वो यहाँ पे क्या करती हैं? वो यहाँ पे हमारा जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन देती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है, हल्का फुल्का नहीं, हमारी बॉडी में जितना भी इन्फेक्शन होता है उन सबके अगेंस्ट में हमारी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमारी WBC के थ्रू ही होती है, ठीक है। यानी WBC हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो यहाँ पे जो है इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। अभी इसको हम लोग जो है आगे देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखो, ब्लड हमारा जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है? देखो, ब्लड क्लॉटिंग हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी हम लोग को इसको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है, और ये हमारा मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कह सकते हो 99% चांस है कि ब्लड क्लॉटिंग आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है? ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली आप कह सकते हो कि ब्लड का थक्का जमना, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप लोग जब कहीं चोट वगैरह लगती है तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लड हमारा मतलब बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्लड जो है जमा हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। तो जो यहाँ पे जो हमारे खून का जमना है, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग जो है आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, यानी जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या फिर हमारे ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो ब्लड के अंदर हमें जो है दो बेसिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब आप लोग देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को देख के परेशान मत हो, अभी आप लोग को बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा मान लो यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड के अंदर हमें सिंपली दो चीज़ें बेसिकली देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा होती है हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर इसी को आप लोग जो है ब्लड सेल्स के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर यही हमारा हो जाता है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे हमारा वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और अदर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारी जो है तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, इसी को आप लोग आरबीसी के नाम से जानते हो। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को आप लोग डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हो। और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स। अब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है ये भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देखो परेशान मत हो, अभी हम लोग जो है एक एक करके सबको देखेंगे तो आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इनकी जो है, अगर इसके जो है कंपोजिशन की बात करें कि कितने कितने अमाउंट में होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे हमारा मान लो ये ब्लड है, ठीक है, एक ब्लड का सैंपल हम लोगों ने एक ट्यूब में लिया, तो इसमें आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें हमारा जो है सबसे नीचे हमारा सबसे डेंस होता है हमारा आरबीसी, ठीक है, तो सबसे नीचे आ जाता है। तो आरबीसी का जो अमाउंट है वो होता है हमारा, मान लो हमारा 100% है, ठीक है, 100 ml है, तो 100 ml में 45% हमारा आरबीसी होता है, ठीक है। और सुन ध्यान से सुनना, 55% हमारा जो है ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा। देखो ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है ये होता है हमारा 55%, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में भी जो हमारा आरबीसी है वो होता है हमारा 45%। तो 45 और 55 हमारा 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि आरबीसी हमारा 45% से थोड़ा सा कम रहता है, तो यहाँ पे 1% से भी कम, ठीक है, लेस देन 1% हमें क्या देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो ब्लड के अंदर बहुत कम अमाउंट में होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा और उसके बाद होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो देखो प्लाज्मा यहाँ पे हमारे ब्लड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा जो है येलो कलर का होता है, ठीक है, पेल येलो कलर का होता है। और यहाँ पे इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होता है, हम लोगों ने देखा था 55%। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा इसमें जो है वाटर होता है, प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं। अब वाटर देखो, वाटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी 90% हमारे टोटल प्लाज्मा का सिर्फ वाटर होता है। यानी कि बात करें तो जो हमारा 55% प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर है, तो उसमें भी जो हमारा प्लाज्मा है उसका 90% पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। अब ये यहाँ पे करता क्या है, ये हमारे जो है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प करता है वाटर, ठीक है। और प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में तीन अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलस और थर्ड होता है हमारा फिब्रिनोजन। तो अभी आप लोग को ये सारे नाम बहुत अजीब लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे आप लोग को आदत पड़ जाएगी, ठीक है, और तब आप लोग को मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एल्बुमिन होता है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी हमारा ब्लड प्रेशर का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा बीपी, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। और उसके बाद ग्लोबुलस की बात करें तो ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि हमारी जब डब्ल्यूबीसी यहाँ पे मतलब बाहर अगर कोई हमारे मान लो वायरस वगैरह बैक्टीरिया अटैक करता है, तो जब डब्ल्यूबीसी उससे लड़ती है तो उसमें यहाँ पे ग्लोबुलस जो है उनकी हेल्प करने का काम करता है। और उसके बाद फिब्रिनोजन की बात करें तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अभी जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो आप लोग को फिब्रिनोजन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप लोग बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आप लोग को इसीलिए स्किप करवा दिया था। यहाँ पे देखो ब्लड प्लाज्मा में एक लास्ट पॉइंट है कि जब यहाँ पे फिब्रिनोजन को हम लोग अपने प्लाज्मा से रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है हमारा सीरम। यानी कि देखो कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है, कि सीरम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हमारा फिब्रिनोजन प्रोटीन है अगर इसको हम लोग जो है रिमूव कर दें तो जो बचा वाला पार्ट है वो होता है हमारा सीरम,
ठीक है, यानी कि सीरम हमारा क्या होता है, फिब्रिनोजेन रिमूव फ्रॉम ब्लड देन रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज सीरम। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद बात करें अदर सॉल्यूट्स के बारे में, तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो है हमें जो है Na+, Ca2+, K+, Cl- SCO3 ये सारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन, इम्पल्स जनरेशन, ठीक है, और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख रखा है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो पता होगा आप लोग को। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, यानी हमारी ब्लड के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी हमारी आरबीसी। देखो, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या लिखते हैं, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना कि एस जो है हमारा छोटा होता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि एस आप लोगों ने बड़ा सा बना के लिख दिया, सी के सामने छोटा सा एस। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी हमारी आरबीसी के बारे में। तो ये हमारे ब्लड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को हम लोग यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लो, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को रेड ब्लड सेल्स की जगह हो सकता है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से क्वेश्चन पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होना, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अभी डब्ल्यूबीसी का भी इसी तरह का नाम होता है और प्लेटलेट्स का भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो ये हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% होता है। ठीक है, अब इसका शेप क्या होता है, इसका शेप जनरली जो है सर्कुलर या फिर बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेड ब्लड सेल्स का आप लोग देख रहे हैं, इसका शेप थोड़ा सा कुछ ऐसा टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है, मतलब आप लोग बुक में देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा तो यहाँ पे अब इसका देखो, इसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड होता है। अब यहाँ पे देखो, रेड ब्लड सेल्स का कलर यहाँ पे रेड होता क्यों है, इसका कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, अभी हीमोग्लोबिन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी है, या फिर कह सकते हो कि हमारा पूरा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पे जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके काउंट की बात करें तो ये जो है मेल्स में जनरली 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, यानी ध्यान से सुनना आप लोग, एक माइक्रोलीटर में 5.4 मिलियन यानी कि 54 लाख आरबीसी सेल्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर थोड़ा सा इसका नंबर कम होता है, उनके अंदर होता है 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। देखो, माइक्रोलीटर है, बहुत छोटी सी यूनिट है। ठीक है, माइक्रोन आप लोग को पता होगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके डायमीटर की, तो वो होता है यहाँ पे 7 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसकी थिकनेस हमारी होती है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी हमारी आरबीसी की। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी आरबीसी है उसका मेजर फंक्शन होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। तो देखो, हमारे ब्लड का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। लेकिन उसके ब्लड के अंदर भी जो हमारे O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको परफॉर्म करने का काम हमारी रेड ब्लड सेल्स करती है। ठीक है, देखो, आरबीसी हमारी ब्लड का ही तो एक पार्ट है, तो जो फंक्शन आरबीसी का है वो फंक्शन हमारे ब्लड का भी तो हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो यहाँ पे रेड होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो है 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml देखने को मिलता है। यानी अगर हमारा ब्लड है तो वो अगर 100 ml है तो उसके अंदर हमें 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। अब देखो, हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में जो है HB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को HB देखने को मिले तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना, ये कन्वर्जन थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अब देखो, एक हीमोग्लोबिन जो है हमारा 4 हीम और 4 ग्लोबिन चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 हीम प्लस 4 ग्लोबिन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 4 एटम ऑफ आयरन। ठीक है, और हर आयरन का मतलब ईच एटम ऑफ आयरन, यानी कि हर एक आयरन एटम जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कंबाइन करने की पावर रखता है। मतलब आप लोग इसको ध्यान से देखो, जैसे हमारा मान लो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB, तो इसके अंदर होते हैं 4 आयरन। ठीक है, Fe2+। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं 4 आयरन के एटम। अब हर एक आयरन का एटम जो है एक O2 के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। तो 4 आयरन के एटम कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे O2 के? 4। ठीक है, यानी मतलब थोड़ा आप लोग समझो, ठीक है, इस चीज़ को कि एक आयरन का एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को बाइंड करता है। तो हमारा एक हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 4 एटम होते हैं।
तो एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को बाइंड करेगा? 4 है ना, क्योंकि हर एक जो है एक को बाइंड कर रहा है। तो एक हीमोग्लोबिन यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को बाइंड कर सकता है, यानी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन यहाँ पे बाइंड कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारी आरबीसी होती है, ठीक है, हमारी एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमें 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी हमारी अगर एक आरबीसी है, सिंगल आरबीसी, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के? 250 मिलियन, 250 मिलियन, ठीक है, यानी 25 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपसे अगर कोई पूछे कि एक आरबीसी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 को बाइंड कर सकती है, तो देखो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को, तो 250 को हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 250 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं कि एक आरबीसी के अंदर अगर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन है, तो एक आरबीसी कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 को बाइंड कर सकती है? तो एक हीमोग्लोबिन कितने को बाइंड करता है? 4 को। तो एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन, तो 250 मिलियन कितने को करेगा? 1000, यानी एक आरबीसी हमारा जो है 1000 मिलियन, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में एग्जाम में पूछ ले जाएगा, ठीक है, समझ गए हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो। देखो बहुत ईजी है, एक बार आप लोग दोबारा से देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC के बारे में। अब देखो इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों से हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए आरबीसी के बारे में बताइए या फिर WBC के बारे में बताइए, तो 2 लाइन में तो लिखोगे नहीं, थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। बाकी अगर मान लो 10 नंबर में पूरा क्वेश्चन आ गया कि ब्लड के कंपोनेंट्स या फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताइए, तो पूरा लिख के आना है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते थे, हम लोगों ने देखा था। तो अब यहाँ पे जो हमारी WBC होती है, इसको हम लोग यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा एमीबॉइड नेचर का होता है, यानी कि आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से समझना कि इसका जो शेप होता है ना, कोई फिक्स नहीं होता है, इसका शेप यहाँ पे अलग अलग हुआ करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ब्लड के अंदर जो है बहुत अलग अलग टाइप की WBC होती है, ठीक है। तो इसका शेप थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की होती है ना, तो इसका कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा WBC है वो यहाँ पे कलरलेस होता है। ये क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, यानी हमारी जो WBC है वो यहाँ पे कलरलेस होती है। अब यहाँ पे जैसे हमारा जो रेड ब्लड सेल है हम लोग को पता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारी WBC है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हम लोग उसको जो है इरिथ्रोसाइट्स क्या है हमारा RBC, अगर उससे हम लोग कंपेयर करें तो बहुत कम होती है WBC, हम लोगों ने देखा था लेस देन 1% होती है। तो अगर इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो होता है हमारा 5000 से लेके 10,000, ठीक है, WBC पर माइक्रोलीटर। देखो आरबीसी में हम लोगों ने क्या देखा था, आरबीसी होती है हमारी मिलियंस में, और ये क्या होता है, ये हमारा सिर्फ 1000 में, बहुत कम है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अब अगर मान लो हमारे बॉडी में अगर WBC का नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया इसका लेवल, तो ये क्या होता है, ये हमारे ल्यूकेमिया को कॉज कर देता है। अभी ल्यूकेमिया क्या होता है, ये होता है हमारा ब्लड कैंसर। तो अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारी ब्लड कैंसर का नाम तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि हमारी जो ब्लड है उसकी जो सेल्स है उनका जो है अमाउंट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स बढ़ती है, आरबीसी बढ़ती है कि WBC बढ़ती है कि प्लेटलेट्स बढ़ता है, तो WBC बढ़ती है, ठीक है। यानी हमारी ब्लड के अंदर जब WBC का अमाउंट बढ़ जाता है तो हमें होता है ब्लड कैंसर। आरबीसी नहीं बढ़ती है, WBC बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है टाइप्स ऑफ WBC के बारे में, तो WBC हम लोग को जो है 2 अलग अलग टाइप में देखने को मिलती है। पहली होती है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो ग्रेन्युलोसाइट यानी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि जो हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स है तो इसके अंदर थोड़ा हमें जो है ग्रेन्यूल्स वगैरह, ऐसे ग्रेन्यूल्स समझ रहे हो ना, छोटे छोटे दाने टाइप में, तो ये ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। और जो हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट है इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, तो हमारा जो टोटल WBC होता है उसका 75% हमारा ग्रेन्युलोसाइट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी WBC देखने को मिलती है तो 75% हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ग्रेन्युलोसाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ पे हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। यानी अगर WBC को हम लोग जो है माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो उसके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं।
अब ये ग्रेन्युलोसाइट हमारी जो है 3 टाइप की होती है। पहला होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है यूसिनोफिल्स और थर्ड होता है हमारा बेसोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स हमारी क्या होती है, हमारे टोटल WBC का 60 से 70% होती है। देखो 75% टोटल हमारी ग्रेन्युलोसाइट होती है और इसमें भी सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे ये क्या करती है, ये हमारे बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करती है। यानी कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक किया तो सबसे पहले जो एक्शन लेती है वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यानी न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले जाके हमें जो है बैक्टीरिया और वायरस से बचाने का काम करती है। और बात करें यहाँ पे इयोसिनोफिल्स की, तो ये हमारे टोटल WBC का 2 से 4% होती है और ये हमारी बॉडी में जो है एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करती हैं, जो कि हमारे जो है इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है तो गलत बात है, बट यहाँ पे देखो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप लोग को 4th सेमेस्टर में इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट आप लोग इतना समझो कि ये यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जी वगैरह होती है, ठीक है, जैसे हमें कोई खुजली वगैरह हो रही है तो हमारी बॉडी हमें कुछ संकेत करती है, इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें बताने के लिए होती है। जैसे हमारी जब तबीयत भी हल्की बहुत ख़राब होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए हमारी तबीयत ख़राब हुई है। ताकि आपकी बॉडी आप लोग को इन्फॉर्म करती है कि मतलब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है, ठीक है, तो उसकी कमी को पूरा करो। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो है अलग अलग टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग बेसोफिल्स के बारे में, तो ये हमारे टोटल WBC का सबसे बहुत कम होता है, 0.5 से 1%, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन को सिक्रीट करने का काम करता है, जो कि हमारे इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब सेरोटोनिन, हिस्टामिन आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा यार ये कौन से शब्द हैं, बट जब 4th सेमेस्टर में आप लोग आओगे तो बहुत मतलब 4th नहीं 5th सेमेस्टर में, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़नी है। हिस्टामिन के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट आगे चल के आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन लगने लगेंगी। तो देखो अगर अभी इतना नाम नहीं याद हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस इतना लिख देना कि ये हमारी इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, तो जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर हमें किसी भी टाइप का ग्रेन्यूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और ये हमारी जनरली 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है हमारा मोनोसाइट्स। तो जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो हमारे टोटल WBC का यहाँ पे 20 से 25% होता है। और जो हमारी लिम्फोसाइट है वो 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखो बहुत ईजी है, ठीक है। पहला हमारा बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। देखो इसका नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए है क्योंकि ये हमारी बोन मैरो में डेवलप होती है। बी मतलब बोन मैरो, ठीक है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये कहाँ डेवलप होती है, थाइमस में। टी मतलब थाइमस, ठीक है। और मोनोसाइट्स की बात करें तो ये हमारे टोटल WBC का 3 से 8% होती है। और जब हमारी मोनोसाइट्स यहाँ पे टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे हमारी मोनोसाइट है जब तक वो WBC के फॉर्म में है तब तक वो मोनोसाइट है, लेकिन एक बार जब वो टिश्यू में एंटर कर जाती है तो यहाँ पे ये माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो माइक्रोफेजेस है उसका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी मोनोसाइट्स जब यहाँ पे टिश्यू में एंटर करती है तो उनका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है और तब वो यहाँ पे माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो हमारा प्लेटलेट्स होता है इसको हम लोग यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। देखो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, RBC को हम लोग यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो होता है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर का, ठीक है। और उसके बाद जो इनका शेप होता है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्क की तरह होता है, ठीक है। और इसके डायमीटर की बात करें तो वो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। और जो हमारा नॉर्मल प्लेटलेट्स है, ठीक है, उसकी टोटल लाइफ होती है 5 से 9 दिन की, ठीक है। यानी 5 से 9 दिन में हमारा एक प्लेटलेट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरा यहाँ पे फिर से बनने लगता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जो हमारा प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। यानी इसी को हम लोग यहाँ पे हीमोस्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो हीमोस्टेसिस या फिर ब्लड क्लॉटिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको हम लोग जो है आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और बाकी आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करने अगर तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा अपने बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ब्लड में होते हैं हमारे 2 पार्ट, ठीक है। 2 सबसे मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा जो है प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको कहीं कहीं ब्लड सेल्स के नाम से देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा वाटर होता है, ठीक, और
प्रोटीन्स होते हैं और उसके बाद हमारे कुछ अदर सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स के अंदर भी कौन कौन से प्रोटीन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ठीक है, और कौन सा था, ग्लोबुलिन, ठीक है। तो प्रोटीन्स के अंदर हमारे 3 प्रोटीन, एल्बुमिन, ठीक है, और ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। और वाटर हमारा प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, 90% हमारा सिर्फ वाटर होता है, बाकी 10% में हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होता है हमारा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी हमारी वाइट ब्लड सेल्स, और क्या होता है हमारा प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे जो हमारी डब्ल्यूबीसी है भी, वो भी 2 अलग अलग टाइप की होती है। पहला होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है। दूसरा होता है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ये भी हमारी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा बेसोफिल्स, ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा इयोसिनोफिल्स, ठीक है। देखो नंबर्स का कुछ नहीं है, आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स भी हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा मोनोसाइट्स और दूसरा क्या होता है हमारा लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी हमारे यहाँ पे 2 टाइप के, ठीक है, पहला हमारा टी लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारी बोन मैरो में डेवलप होती है, टी लिम्फोसाइट हमारी थाइमस में डेवलप होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये जो हीमोपोइसिस है, कहीं कहीं आप लोग को हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस के नाम से भी देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब एकदम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा ब्लड वाला चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग को हीमो वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हमारा हीमोपोइसिस हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया। तो ये जो हीमो वर्ड है, ये आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो आप लोग को 2 तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग को ये जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, HAEMO, ठीक है, यानी कि इसकी जो स्पेलिंग है वो आप लोग को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और कभी कभी आप लोग को ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें आपस में सही है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एक का यूज कर सकते हो, बट मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप लोग को अगर कोई एक चूज करना हो तो आप लोग ये वाला करना, ठीक है। मतलब अगर मान लो को आप लोग को लिखना हो हीमोग्लोबिन वगैरह, तो आप लोग ये वाले हीमो को लिखना, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन हमारा, आप लोग को ये वाला आप लोग लिखना, ठीक है। देखो दोनों सही है, मतलब आप लोग को हीमोग्लोबिन इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। और गूगल पे भी आप लोग देखोगे तो आप लोग को दोनों ही तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, बट आप लोग ये वाला ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हीमोपोइसिस या फिर हिमेटोपोइसिस के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा और दूसरी होती है हमारी ब्लड सेल्स, या फिर उसी को हम लोग जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो हमारी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो जो हमारी बॉडी में वो बनती किस तरीके से है, तो वो जो प्रोसेस होती है वही हमारी होती है हीमोपोइसिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने इस हीमोपोइसिस वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखें, तो जो हमारा हीमो वर्ड होता है वो यहाँ पे थोड़ा ब्लड सेल्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो पोइसिस होता है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका डेवलपमेंट ही हमारा हीमोपोइसिस कहलाता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हीमोपोइसिस को हम लोग यहाँ पे हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें भी एकदम हमारी सेम होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि जैसे हमारा जो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन होता है, ठीक है, अगर कोई हेल्दी बंदा है तो उसके अंदर जो है 10⁻11 से 10⁻12 यानी कि 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन तक की न्यू ब्लड सेल्स हमारी डेली प्रोड्यूस होती हैं। यानी अगर बात करें तो हमारी बॉडी में अगर हम लोग हेल्दी हैं, ठीक है, तो 1 बिलियन यानी बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग समझ रहे हो ना, कम से कम हमारा 100 करोड़ आप कह सकते हो, ठीक है। तो लगभग 100-200 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ तक की बॉडी ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेली प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो है अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जितनी ब्लड सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं उतनी डेड भी हो जाती हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा ना कि 40 साल तक की उम्र तक हमारी बॉडी में खून बनता रहता है, ठीक है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो वो ब्लड का फॉर्मेशन अगर होता रहता है, तो अगर ब्लड का मतलब ब्लड खत्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि अगर ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड का डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी अगर हमारी ब्लड सेल्स यहाँ पे बनती हैं तो खत्म भी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा एक साइकिल होती है, चला करती है, ठीक है, कंटिन्यू चला करती है। अब यहाँ पे जो हमारी ये सारी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, यानी हमारी जो
आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। तो वो हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलके बनती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यानी कि ये जो हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है यही हमारी आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है और प्लेटलेट्स बनाती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग को बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस की, यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स है वो किस किस जगह बनती है। तो यहाँ पे बात करें तो जब एक लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं तो वहाँ पे जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो यहाँ पे यॉर्क सैक में बनती हैं, ठीक है। और फिर 2 से लेके 5 मंथ तक की बात करें तो यहाँ पे लिवर और स्प्लीन में बनना चालू हो जाती है। और उसके बाद जो 5 से लेके 9 मंथ होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिवर में भी बनती हैं, स्प्लीन में भी बनती हैं और ज़्यादा पोर्शन उसका बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो। और बात करें आफ्टर बर्थ की, यानी कि जब हमारे यहाँ पे जन्म हो जाता है तो जन्म से लेके यहाँ पे हमारी डेथ तक हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे हमारी बोन मैरो में ही बनती हैं, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर भी स्पेशली हमारी रेड बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के बोन वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी जो बोन होती है, जैसे हमारी जो लॉन्ग बोन होती है स्पेशली, जैसे हमारी मान लो ये हमारी बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बोन्स के अंदर जो है 2 बोन मैरो होती है। एक होती है हमारी येलो बोन मैरो, एक होती है हमारी रेड बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जब यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम लोग जो है थोड़ा 10 से 15 साल तक होते हैं, तो ये जो हमारी बोन मैरो है ना, इसमें ज़्यादातर पोर्शन हमारा रेड बोन मैरो का होता है, ठीक है। यानी रेड बोन मैरो हमारी बहुत ज़्यादा होती है और येलो बोन मैरो हमारी बहुत कम होती है। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, अंत लास्ट तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे हमारी जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ बनती है, वो हमारी रेड बोन मैरो में बनती है, येलो बोन मैरो में नहीं बनती है। जैसे और यहाँ पे 15 साल तक जो हमारा रेड बोन मैरो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। यानी हमारी ब्लड सेल्स की बात करें, यानी हमारे बोन की बात करें, तो इसमें हमारा रेड बोन मैरो का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है और येलो बोन मैरो हमारा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये जो हमारी रेड और येलो बोन मैरो का परसेंटेज है वो लगभग लगभग बराबर हो जाता है। यानी 50% हमारी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होती है और 50% हमारी येलो बोन मैरो होती है। तो यहाँ पे जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो होता है हमारा रेड बोन मैरो के अंदर बर्थ के बाद, ठीक है। बर्थ से पहले कहाँ कहाँ होता है, बर्थ से पहले हमारा लिवर में होता है, स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, और यॉर्क सैक में होता है। यॉर्क सैक में कम होता है सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ में, ठीक है। यानी फर्स्ट 2 मंथ में हमारा यॉर्क सैक में होता है, फिर ठीक है, फिर 2 से 5 महीने तक यहाँ पे लिवर और स्प्लीन में होता है, 5 से 9 महीने तक यहाँ पे लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो इन तीनों जगह होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ हमारा सिर्फ बोन मैरो के अंदर हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है। लिवर, स्प्लीन में हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना यहाँ पे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि हीमोपोइसिस हमारी सारी की सारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। यानी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सिंपली बोले कि हमारी पूरी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो वो होता है हमारा हीमोपोइसिस। यानी हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस, हीमोपोइसिस या फिर आप लोग को ये जो है हीमेटोपोइसिस के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें एकदम सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि इंडिविजुअली हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो देखो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इस जो हमारी आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। देखो बहुत ही सिंपल है, बस आगे पोइसिस हमारा लग जाता है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, ल्यूकोपोइसिस। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, थ्रोम्बोपोइसिस। देखो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इन सबको काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन हमारा किस तरीके से होता है। अब देखो भैया, इसको देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। पहले आप लोग ये समझो कि हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो किस तरीके से था, ठीक है, उसको समझ लेते हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी ब्लड सेल्स थी, यानी कि हमारी ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स थी, हमारी आरबीसी थी, ठीक है, आरबीसी। तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखो इस चीज को आप लोग बिल्कुल समझ लो, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। और डब्ल्यूबीसी हमारा क्या था, ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हम लोगों ने कुछ देखा था, क्लासिफिकेशंस थे हमारे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी हमारी कितने टाइप की थी, हमारी डब्ल्यूबीसी थोड़ा हमें जो है 2 टाइप की देखने को मिली थी, ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर, ठीक है। तो उसके अंदर भी हमारे जो ग्रेन्युलर थे उनके अंदर हमारी कौन कौन सी टाइप्स थी,
उनके अंदर था हमारा, याद है आप लोग को ना, उनके अंदर हमारा क्या था, इयोसिनोफिल्स, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा बेसोफिल्स, और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड था हमारा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा है पुराना वाला, ठीक है, मतलब लास्ट वाला। और जो हमारी ए ग्रेन्युलर थी, ठीक है, वो हमारी क्या थी, उसमें भी हमारे दो टाइप थे, ठीक है। पहला था हमारा मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे, और जो हमारी प्लेटलेट्स थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो इसी से हमारी सारी की सारी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी भी, आरबीसी भी, और प्लेटलेट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डब्ल्यूबीसी है, ओ सॉरी, हमारी जो आरबीसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो उसका फॉर्मेशन क्या था हमारा, इरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इन सबको भूल जाओ आप लोग, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग छुपा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आरबीसी यानी इरिथ्रोपोइसिस पे। तो देखो अगर हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई, तो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद हमारी वो बन जाती है इरिथ्रोब्लास्ट, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट हमारी कन्वर्ट हो जाती है इरिथ्रोसाइट में, और इरिथ्रोसाइट हमारी क्या होती है, आरबीसी। सिंपल है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें जो है इरिथ्रोपोइसिस को ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर बात करें हम लोग यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट के फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल यहाँ पे मेगा कार्योब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये हमारी मेगा कार्योसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमारी प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे ऊपर होता है हमारा ब्लास्ट, फिर होता है हमारा साइट, फिर आती है हमारी मेन सेल, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे मेगा कार्योब्लास्ट, मेगा कार्योसाइट, फिर प्लेटलेट्स, बहुत ही सिंपल है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी होती है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट होती है माइलोब्लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाती है बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट में, फिर यूसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, और फिर न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट। फिर बहुत ही सिंपल है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी बेसोफिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी इयोसिनोफिल्स में, और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी न्यूट्रोफिल्स में। देखो यार बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा टफ लग रहा है। देखो बेसोफिल्स में क्या है, बेसोफिलिक, ठीक है, और माइलोब्लास्ट हमारा यहीं से आ गया है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। और उसके बाद बात करें तो जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, अगर वो हमारी यहाँ पे मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, तो वो यहाँ पे फिर मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद हमारी मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारी ए ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी का टाइप है। अब देखो अगर आप लोग को डब्ल्यूबीसी के टाइप पता है तो बहुत ईजी लग रहा होगा, और अगर नहीं पता है तो बहुत टफ लग रहा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बात करें तो अगर हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमारी लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये लिम्फोब्लास्ट हमारी फिर लिम्फोसाइट में, और लिम्फोसाइट हमें जैसा कि पता है दो टाइप की होती है, पहली होती है हमारी टी लिम्फोसाइट जो कि हमारी थाइमस में बनती है, और दूसरी होती है हमारी बी लिम्फोसाइट जो कि हमारी बोन मैरो में बनती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। देखो हमारा ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा इरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, फिर हमारा ये वाला पोर्शन हमारा थ्रोम्बोपोइसिस है, फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पोर्शन हमारा ल्यूकोपोइसिस है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब देखो हमारे सिलेबस में और एग्जाम में कभी कभी मतलब हमें इरिथ्रोपोइसिस ही देखने को मिलता है, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस से क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में आते हैं, और आते भी हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उतना वहाँ पे मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो इरिथ्रोपोइसिस आप लोग को 5 या 7 नंबर में देखने को मिला, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स को हम लोग यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमें पता है। अब देखो हमारी जो आरबीसी है उसके अंदर जो रेड कलर है वो कौन देता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, जो उसका टोटल लाइफ होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है। यानी कि बात करें तो जैसे हमारी इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू जब हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनती है, तो बनने के बाद वो हमारी जो है 120 दिनों तक हमारे ब्लड वेसल में ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसके बाद उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि वो आप कह सकते हो कि ब्रेकडाउन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और नई आरबीसी बनती रहती है। देखो अगर हमारी ब्लड सेल खत्म नहीं होगी तो जब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बन जाएंगी, ठीक है, तो वो भी तो नुकसानदायक है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल यही फ्लो चार्ट बना के आना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में।
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। तो ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। फिर ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, फिर ठीक है, और फिर ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और उसके बाद हमारी ये जो नॉर्मोब्लास्ट है ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलोसाइट में, और फिर रेटिकुलोसाइट हमारी इरिथ्रोसाइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बगल में आप लोग इसका फिगर भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो सबसे पहला ये हमारा है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और इसी तरीके से एट लास्ट में हमारी यहाँ पे जो है हमें आरबीसी देखने को मिलती है, जो कि हमारी कैसी होती है, आरबीसी हमारी जो है यहाँ पे बाई कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग अगर एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो तो आप लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो सेल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जब स्टेम सेल से हमारी आरबीसी में कन्वर्ट हो रही है तो उसका साइज आप लोग देखो धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। देखो यहाँ पे इससे इतना छोटा हुआ, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आरबीसी का साइज हमारा कितना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इरिथ्रोपोइसिस होता है उसमें क्या होता है, हमारी सेल का साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है। और एक चीज़ और होती है, वो भी आप लोग अगर नोटिस करने की कोशिश करो कि जो हमारा आरबीसी है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर हमारा यहाँ पे गायब हो गया। देखो ये हमारा ये जो आप लोग को दिख रहा है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसको न्यूक्लियस समझने की कोशिश मत करना, ये तो मैंने बस बना दिया है थोड़ा सा, मतलब ऐसा शेप होता है आरबीसी का, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस नहीं है, इसको आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन है हमारा, ठीक है। आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस वगैरह आरबीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारी इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हमारा सेल का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। देखो जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसका साइज यहाँ पे लगभग 25 उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 25 माइक्रॉन्स तक का होता है, लेकिन जो हमारी आरबीसी होती है उसका डायमीटर यहाँ पे 7.2 माइक्रॉन तक का बच जाता है, ठीक है। यानी हमारी सेल का साइज यहाँ पे 25 से 7.2 माइक्रॉन तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल का साइज छोटा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, यानी न्यूक्लियस हमारा गायब हो जाता है, और फिर हमारा हीमोग्लोबिन यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। यानी बात करें तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर ना तो हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ना तो सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, वही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे राइबोसोम वगैरह होते हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आरबीसी के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि हमारे इरिथ्रोपोइसिस में जो जो सेल यहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी। जैसे हमारी जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है तो उसमें क्या होता है, हमारा इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है तो हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब हमारी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा जो न्यूक्लियोली है वो यहाँ पे डिस्पियर हो जाता है। देखो न्यूक्लियोली क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारा सेल वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। और फिर रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म होता है। और इरिथ्रोसाइट में क्या होता है, रेटिकुलम जो है हमारा डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और जो सेल है वो हमारी बाई कॉनकेव शेप में हो जाती है और हमें जो है आरबीसी देखने को मिल जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब ये क्या होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इरिथ्रोपोइसिस में हमारी जो है आरबीसी है उसका प्रोडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो जो बन रही है तो वो एक लिमिट में बने, वही हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर मान लो बहुत कम बन रही है तो भी हमारे लिए नहीं सही है, और अगर बहुत ज़्यादा बन रही है तो भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मान लो अगर हमारी आरबीसी का लेवल जो है बहुत कम हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। अब टिश्यू हाइपोक्सिया बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हमारी सेल है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे लो हो जाती है। अब देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो। देखो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हीम, ठीक है। और जो हीम होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन। और आयरन क्या करता है, आयरन हमारा जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको बाइंड करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम हमारा आरबीसी ही करता है। बेसिकली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन करता है, लेकिन ओवरऑल होता तो आरबीसी के अंदर ही है ना।
तो अगर आरबीसी कम हो गई तो हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो आरबीसी का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी हमारा जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़े होने से नुकसान क्या है, देखो आप लोग इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, देखो ब्लड हमारा ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होता है। अब अगर मान लो ये बहुत गाढ़ा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो यार यहाँ पे ये फ्लो होने में ही दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा जाम होने लगेगा। और अगर जाम हो गया, ठीक है, मान लो अगर हमारा ब्लड एक जगह जम गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और उससे क्या होगा भाई, हमारी बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो कितनी देर तक हम लोग जिंदा रह पाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ पे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि जो हमारी आरबीसी है वो एक अच्छे अमाउंट में बने, और जिस अमाउंट में बन रही है उसी अमाउंट में डिस्ट्रॉय भी होती रहे, तो उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में होता है एक एरिथ्रोप्रोटीन, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये जो एरिथ्रोप्रोटीन है ये उसके प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारी आरबीसी का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि जितनी हमारी आरबीसी बोन मैरो प्रोड्यूस करती है उतनी ही वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपनी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो हमारी आरबीसी है वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है और कैसे जो है उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे हीमोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है, यानी हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है उसका टोटल लाइफ होता है हमें 120 डेज, जैसा कि हमें पता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और ब्रेक डाउन होता कैसे है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारी आरबीसी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे आप लोग अभी देखना इस चीज़ को, ये जो पॉइंट है अभी हम लोग इसको यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारी ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारी आरबीसी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब मान लो इसका जो लाइफ है वो यहाँ पे खत्म हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि आप डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस होगा हमारी रेड ब्लड सेल्स का। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हमारी जो यहाँ पे आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो हमें पता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है हमारा हीम, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है हमारा हीम पार्ट होता है, फिर ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है आयरन, ठीक है। तो आयरन हमारा यही हीम बाइंड करता है। तो जब हमारा आरबीसी यहाँ पे रिलीज होता है, तो सब जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले आयरन रिलीज होता है, फिर हीम, फिर ग्लोबिन, ठीक है, यानी तीनों यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आयरन है और ग्लोबिन है, ये यहाँ पे ये दोनों रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। आयरन यहाँ पे जो है रिसाइकिल होकर फिर से हमारी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में चला जाता है, यानी कि फिर से यहाँ पे आयरन से हमारी जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। और ग्लोबिन यहाँ पे एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा हीम है ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे लिवर में चला जाता है, और लिवर में जाने के बाद यहाँ पे ये हमारा बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लिवर से हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज में, और फिर ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा ये किडनी में चला जाता है, और किडनी से हमारा ये यूरिन के थ्रू यहाँ पे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग को इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारी आरबीसी बनती है, उसके बाद क्या होता है 120 डेज तक हमारी ब्लड वेसल में सर्वाइव करती है, और उसके बाद उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी आज की वीडियो का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमारा एक टाइप का पिगमेंटेड प्रोटीन होता है। देखो, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा थोड़ा कलर से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी पिगमेंटेड हमारी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कलर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ को कलर देती हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी को रेड कलर ही तो देता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये पिगमेंटेड प्रोटीन होता है। अब हमारी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 हीम और 4 ग्लोबिन चेन्स होती है।
अभी इस वाले फिगर से आप लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हो। देखो हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 4 ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, और 4 हीम यूनिट्स, ठीक है। और देखो ये जो हमारा हीम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन, और आयरन क्या करता है, आयरन हमारा O2 को बाइंड करता है। तो देखो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम के अंदर 4 आयरन एटम, और 4 आयरन एटम हमारे कितने O2 को बाइंड करेंगे, 4, यानी एक हीमोग्लोबिन हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपली समझना चाहें तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप का होता है। यहाँ पे सेंटर में होता है हमारा हीम, ठीक है, देखो ये होता है हमारा हीम, और हीम के अंदर क्या होता है, आयरन, ठीक है, और ये साइड्स में हमारी यहाँ पे ग्लोबिन चेन्स यहाँ पे बनी हुई होती है, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा सा मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बहुत ही सिंपली ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने सेंटर में ये बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसको बिल्कुल ऐसे घुमा देना, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी कर देना, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ग्लोबिन चेन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग जो है देखना, यहाँ पे हमारा जो हीम है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद तो बहुत ही मुश्किल ही होगा, ठीक है। अगर याद होगा तो कर लेना, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, और आता भी है तो आप लोग अगर इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर याद हो जाता है, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। और ग्लोबिन चेन्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपने सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन को, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी ग्लाइसिन और सक्सिनिल को एंजाइम ए यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करते हैं, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डेल्टा अमीनो लेवोनिक एसिड में, ठीक है। और फिर ये जो अमीनो लेवोनिक एसिड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पोरफिब्लोजन में। अब देखो आप लोग को ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट देखो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीजें याद कर लेना, अभी देखो आगे बहुत ही सेम है, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या हुआ, पोरफोबिलोजन, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोक्सी मेथाइबिलेन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक आप लोग याद कर लो, उसके बाद देखो बस आप लोग को थोड़ा आगे बस चीजें बदलनी है, बाकी सेम है। जैसे हमारा यूरोपोरफायरिनोजेन थर्ड, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कोप्रोपोरफायरिनोजेन थर्ड में। देखो इसके आगे यूरो लगा हुआ है, इसके आगे कोप्रो, बाकी पोरफायरिनोजेन हमारा बिल्कुल सेम है। और उसके बाद ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटोपोरफायरिनोजेन, देखो बिल्कुल सेम, यूरो, कोप्रो और प्रोटो पोरफायरिनोजेन। और फिर ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हीम में, और फिर जो हीम है वो हमारा यहाँ पे ग्लोबिन से कंबाइन होके हमारे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा हीमोग्लोबिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।